अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साइमा अनवार है। हम लोग फिनजिनी कंसल्टिंग इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से आए हैं। हम लोग लीगल, अकाउंट्स, बुक कीपिंग, ऑडिट, टैक्स और कॉर्पोरेट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज के इस सेशन का हमारा मकसद ये है कि हम लोगों में टैक्स की अवेयरनेस पैदा कर सकें और लोगों के जो आम सवालात हैं, जो लोगों को मालूम नहीं है कि इनकम टैक्स क्या होता है, किन लोगों ने इनकम टैक्स की रिटर्न फ़ाइल करनी होती है और इनकम टैक्स की रिटर्न फ़ाइल करने के फ़ायदे किस किस को हैं और किस तरह से फ़ायदे और नुकसानात हैं। इन तमाम सवालात को आज हम इस सेशन में आंसर करेंगे। मज़ीद अगर आप लोगों के भी कोई सवालात होंगे तो हम इस सेशन के एंड में उसको आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में क्या फ़र्क है, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फ़र्क है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपकी आमदनी पे लगाया जाता है, मतलब सारा साल में जो आपने कमाया, चाहे वो आपने अपनी सैलरी से कमाया है, आपने अपने बिज़नेस से कमाया है, या आपकी कोई रेंटल इनकम है या और किसी तरह की इनकम है। मिसाल के तौर पे आपके सेविंग अकाउंट्स हैं, उन पे कोई प्रॉफिट आता है। अगर आपकी कोई डिविडेंड इनकम है, मतलब आपने कोई कंपनी के शेयर्स ख़रीदे हैं, उसमें कोई डिविडेंड इनकम आ रही है, या और किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट है जिस पे आपने इनकम कमाई है, आपने ख़ुद सारा साल में जो आमदनी कमाई है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे हम इनकम टैक्स कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और वो डायरेक्टली आपसे वसूल किया जाता है। उसको वसूल करने के दो तरीके हैं। या तो पूरा साल मुख्तलिफ़ ट्रांजैक्शंस पे आपके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स लगाया जाता है, मतलब ये कि आपने बैंक से कोई कैश विड्रॉल किया 50,000 से ऊपर का, तो आपका टैक्स बैंक काट लेगा, वो आपका इनकम टैक्स एडवांस में कट गया है। या आपने कोई मोबाइल बिल का रिचार्ज किया है, कार्ड डलवाया है, या पोस्टपेड बिल है, उस पर जो टैक्स कट रहा होता है इनकम टैक्स की मद में, वो आपकी आमदनी का एडवांस इनकम टैक्स कट रहा होता है। या आपने कोई एयर टिकट परचेज़ की है, या आपने अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस ऐसी पे की है जो एक सर्टन लिमिट से ऊपर की है, तो उस पर जो टैक्स कट रहा होता है वो एडवांस टैक्स कट रहा होता है। इस सारे टैक्स के बाद भी अगर कोई आपका टैक्स देने वाला बच जाता है, तो जब साल के आखिर में आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फ़ाइल करते हैं तो उस पर जो टैक्स बनता होता है, अगर कोई देने वाला बनेगा तो वो हम टैक्स की रिटर्न के साथ पे कर देते हैं, और अगर कोई लेने वाला बनेगा, यानी कि आपने सारा साल में जो मुख्तलिफ़ ट्रांजैक्शंस पे टैक्स कटवाया वो ज़्यादा बन गया उससे जो आपका देने वाला था, तो फिर आपका टैक्स का रिफ़ंड बन जाएगा जो आपने टैक्स के अदारे से लेना होता है या अगले साल एडजस्ट करवा देना होता है। दूसरे जो टैक्स की टाइप है वो है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि आम मिसाल जो है वो है सेल्स टैक्स, जिसको हम वैल्यू एडिशन टैक्स भी कहते हैं। ये टैक्स आम जो एंड कंज्यूमर होता है, जिसने आखिर में कोई चीज़ इस्तेमाल की होती है, अल्टीमेटली उससे लिया जाता है। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने कोई रॉ मटेरियल परचेज़ किया है, जब वो उसको उस पर मैन्युफैक्चरिंग करके बेचेगा तो वो टैक्स लेगा। मैन्युफैक्चर की हुई चीज़ जब किसी डीलर या रीसेलर को बेचेगा तो उससे टैक्स लेगा, और एंड में जब वो चीज़ कंज्यूमर को बिक जाएगी, जैसे मिसाल के तौर पे कोई हमारे कंज्यूमर आइटम्स हैं, हमारे पत्ती है चाय की और बेशुमार आइटम्स हैं, हमारी सर्फ है, ये वो जो चीज़ें हैं, ये जो हम एंड कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर जो 17% टैक्स लगा होता है ये सेल्स टैक्स कहलाता है। और ये एंड कंज्यूमर से, चूँकि उसने आखिर में वो चीज़ इस्तेमाल की है, तो वो उसमें टैक्स पे करता है। अल्टीमेटली वो टैक्स वो पे करता है, वो आपकी आमदनी का टैक्स नहीं है, वो इनकम टैक्स नहीं है। क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि जो टैक्स हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की ख़रीद पर दे चुके हैं, जब वो हम टैक्स दे चुके हैं तो ये मज़ीद कोई इनकम टैक्स हम अलग से क्यों पे कर रहे हैं। ये इनकम टैक्स अलग से नहीं है, ये आपकी आमदनी पे दिया जाने वाला टैक्स है। अब अक्सर लोग ये भी सवाल करते हैं कि टैक्स हमने शुरू में ही पे कर दिया है। मिसाल के तौर पे हमारे पास सैलरी इनकम आई थी और हम उस पर टैक्स हमारे एम्प्लॉयर ने काट के जमा करवा दिया है, तो फिर अब ये टैक्स रिटर्न क्या चीज़ है, हमने वो क्यों भरनी है, क्योंकि हमने तो टैक्स अदा कर दिया है। तो मैं ये वाज़े करना चाहती हूँ कि जो टैक्स है और इनकम टैक्स की रिटर्न है, दोनों में फ़र्क है। इनकम टैक्स वो है जो आपने अपनी आमदनी पे लगता है आपने भरना है, और इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो एक गोशवारा है, एक फॉर्म है जो साल के आखिर में आपने फ़िल करना है कि पूरे साल में मैंने ये कमाया या नहीं कमाया, और उस पर जो टैक्स बनता था वो या तो मैं पहले दे चुका हूँ या देने वाला है, तो अब ये इतना बनता है और वो मैं फिर रिटर्न के साथ जमा करवा रहा हूँ। मतलब इनकम टैक्स में और रिटर्न में फ़र्क ये है कि हम उसमें कैलकुलेशन करते हैं और हुकूमत को ये बताते हैं कि हमारा जो टैक्स बनता था वो या तो हमने दे दिया है, और अगर कोई देने वाला बनता था तो वो ये हम इसके साथ जमा करवा रहे हैं। अब ये सवाल, अगला ये सवाल बनता है कि टैक्स की रिटर्न
जमा किसने करवानी होती है? हर इन आदमी पे ऊपर लागू नहीं है कानून के मुताबिक टैक्स की रिटर्न जमा करवाना। तो उसमें आमतौर पे तो आती हैं कंपनियां, हमारी पार्टनरशिप जिनको हम AOP भी कहते हैं। इसके अलावा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि NGO, वेलफेयर ट्रस्ट वगैरह जो हैं, इन्होंने देनी होती है इनकम टैक्स रिटर्न। अगर हम आम आदमी की बात करें, इंडिविजुअल जिसे कहते हैं, उसने इनकम टैक्स की रिटर्न कब जमा करवानी होती है? उसके बारे में ये है कि सबसे पहले तो जिसकी सालाना आमदनी 4 लाख से ऊपर की होगी, अगर उसने पूरे साल में 4 लाख से कम कमाया है तो उसने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करनी है। अगर उसकी सालाना आमदनी 4 लाख से ऊपर की है तो उसने रिटर्न फाइल करनी है। बिज़नेस के मामले में वो ये कहता है कि अगर 4 लाख से कम यानी कि 3 लाख तक भी है तो भी उसने रिटर्न जमा करवानी है। ऑल्दो 3 लाख से ऊपर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उसने रिटर्न जमा करवानी है। इसके बाद अगर किसी के पास 1000 सीसी गाड़ी है, चाहे वो गाड़ी उसको पेरेंट्स की तरफ से गिफ्ट में मिली है, इनहेरिटेंस में, विरासत में मिली है, या किसी और तरीके से गिफ्ट में आ गई है, किसी गेम शो में मिल गई है, लेकिन उसके बाद अगर 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी है तो उसने ये रिटर्न जमा करवानी होती है। इसके अलावा अगर किसी के पास ज़मीन है, चाहे वो ज़रूरी ज़मीन है, चाहे वो किसी कमर्शियल एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में, कोई प्लॉट है, कोई घर है, कोई फ्लैट है, कोई दुकान है, तो उसने वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। चाहे वो ज़मीन या प्लॉट या घर या जो दुकान है वो उसने ख़ुद ख़रीदी है, चाहे उसे विरसे में मिली है, चाहे उसे गिफ्ट के तौर पे मिली है, लेकिन उसने फिर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवानी होती है। इसके अलावा अगर उसने पिछले 2 सालों में उसकी टैक्स की रिटर्न जमा करनी बनती थी, इस साल अगर नहीं भी करनी बनती है तो भी उसने टैक्स की रिटर्न फाइल करवानी है। अगर वो अपने पिछले सालों के कोई लॉस है, बिज़नेस में अगर लॉस आता है तो हमारे पास इजाज़त होती है कि उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, अगले साल में उस लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी इनकम के अगेंस्ट। तो अगर उसने अपना लॉस को कैरी फॉरवर्ड करवाना है तो भी उसने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। और आखिर में अगर आप मेंबर हैं किसी कॉमर्स के, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के मेंबर हैं, या आप पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं यानी कि वकील हैं, या फिर अगर आप जो हैं वो डॉक्टर हैं तो आपने ये रिटर्न जमा करवानी है, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चाहे आप कोई इनकम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर आप मेंबर हैं तो आपने ये रिटर्न जमा करवानी है। इसके अलावा अगर कोई और बंदा है जो इन सारी कैटेगरीज़ में फॉल नहीं करता है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स की रिटर्न फ़ाइल करना लागू नहीं होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकम टैक्स की रिटर्न फ़ाइल करने के हमें फ़ायदे क्या होंगे और नुकसान क्या हो सकते, ना फ़ाइल करने के नुकसान क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है, जो ना फ़ाइल करने से हमें नुकसान होता है, वो ये होता है कि कानून की तरफ से हमें पेनल्टी लगती है। अगर ये सब लोग जिनके ऊपर टैक्स की रिटर्न फ़ाइल करना ज़रूरी थी उन्होंने रिटर्न फ़ाइल नहीं की तो उन पर कम अज़ कम भी जो मिनिमम 1 साल की पेनल्टी है वो 40,000 है रिटर्न ना फाइल करने की। और इस रिटर्न के साथ आपने एक अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवानी होती है। वेल्थ स्टेटमेंट में हमें बताते हैं कि साल के शुरू में हमारे पास क्या असासे थे, पूरे साल में हमने क्या कमाया, क्या खर्च किया, क्या उससे हमने कोई नई एसेट ख़रीदी, और साल के आखिर में हमारे पास क्या असासे बाकी बच गए हैं। तो वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवाना लाजमी होती है रिटर्न के साथ। और अगर आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई है तो आपको 1 लाख रुपए 1 साल का जुर्माना है। इसके बाद फ़ायदे क्या क्या होते हैं, तो जो लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवाते हैं वो एक्टिव कहलाते हैं। हर साल जो है वो FBR एक एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की लिस्ट इशू करता है और उसमें उनका नाम आता है। जिन लोगों का नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा होता है उनकी मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस में जो रेट लग रहा होता है, तो जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं आ रहा होता उन पे वो डबल रेट लग रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई सेविंग अकाउंट्स हैं आपके और प्रॉफिट और नेट उस पर आ रहा है, मतलब आपने सेविंग अकाउंट्स पे कोई प्रॉफिट कमाया है, तो अगर एक्टिव बंदा है उस पर 10% टैक्स लगेगा और अगर नॉन एक्टिव बंदा है तो उस पर 20% टैक्स लगेगा। या अगर आपने कोई किसी कंपनी के शेयर्स परचेज़ किए हुए हैं और उस पर आपको डिविडेंड की इनकम साल के आखिर में आ रही है, तो जो एक्टिव बंदा है उसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा, जबकि जो इनएक्टिव बंदा है उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। या आपने इसी तरह जो विद होल्डिंग टैक्स हो रहा था आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में, कैश के विड्रॉल्स पे, उसमें भी रेट में फ़र्क आता है। आपकी जो दूसरी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, आपका चेक क्लियर होता है या ट्रांसफ़र वगैरह होता है, उस पर जो अगर कोई टैक्स लग रहा होता है उस पर का रेट भी डबल हो जाता है। इसके अलावा अगर आप पूरे साल में कोई
लैंड या कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ करना चाहते हैं, तो सेल और परचेज़ के टाइम पर भी उस पर एक टैक्स लग रहा होता है, और वो भी एक्टिव के लिए अगर 1% है तो नॉन एक्टिव के लिए वो 2% हो जाता है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी वीज़ा की प्रोसेसिंग करवानी है, कोई हुकूमत से लोन लेना है, तो उन सारे सिनेरियोज़ में भी आपका अगर आप एक्टिव हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, और अगर आप इनएक्टिव हैं तो आपके लिए वो काम करवाने मुश्किल हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप लोगों का कोई सवाल है टैक्स की रिटर्न से रिलेटेड या इनकम टैक्स से रिलेटेड या इसके बेनिफिट से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। जी 250 स्क्वायर फीट, इसके अंदर यहाँ पे लिखा भी हुआ है 250 स्क्वायर फीट से ऊपर की जिसके पास होगी तो वो उसके पाबंद होगा। गाड़ी 1000 सीसी से ऊपर की होगी तो उसने टैक्स, मतलब अगर 600 सीसी की गाड़ी है तो उसने टैक्स नहीं, रिटर्न फाइल नहीं करनी है। अगर कानूनी एतबार से देखा जाए तो वो आपकी इनकम है, उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। आपने सर्विसेज दी हैं बेसिकली, वो आपकी सैलरी नहीं है, वो आपने ट्यूशन फ़ीस पढ़ाई है, ट्यूशन जो पढ़ाई है उससे जो फ़ीस आई है वो आपने सर्विसेज दी हैं, उस पर आपको इनकम, वो आपकी इनकम बनती है। लेकिन पूरे साल से मैटर नहीं करता। अगर आपने एक दिन, एक महीना, एक पूरे साल में से किसी दिन, साल शुरू होता है 1 जुलाई से और ख़त्म होता है 30 जून पे, इस दौरान अगर आपने किसी एक दिन भी कोई सर्विस दी है और उस पर आपको वो आपकी इनकम में शामिल होगी। लेकिन आमतौर पे होता ये है कि आपको ये ट्यूशन की जो फ़ीस होती है वो कैश में मिल रही होती है, और FBR वाले के लिए मुश्किल है कि वो कैश का रिकॉर्ड नहीं रख सकता। आपके जो पैसे आपके बैंक में आ रहे होते हैं और बैंक से जा रहे होते हैं उसको तो वो रीचेक कर सकता है, लेकिन आमतौर पे कानूनी एतबार से देखें तो ये आपकी इनकम है और इसको आपकी सालाना इनकम में शामिल होना चाहिए, इस पर टैक्स लगना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो चूँकि ये कैश में आ रही होती है इसलिए वो इनकम में शामिल अगर हम नहीं भी करते हैं तो उसकी कोई पकड़ नहीं हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी जो हमें मिलती है पे वो बच्चे के तो का पड़ी रहती है, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं उससे हम अपना गुजारा करते हैं, फिर हम खरीद लेते हैं, फिर अभी आप पूछेगा ये आपने ली कहाँ से, फिर उसको के शो करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, अगर यही वजह है कि वो चेक करता है कि कौन कौन सी एसेट ख़रीद रहा है, तो आप उसी में से फिर हम जब वर्किंग कर रहे होते हैं टैक्स की, तो हम उसी में से सेविंग, आपकी सैलरी में से सेविंग दिखा रहे होते हैं ताकि उसको बाद में शो किया जा सके कि अगर उसने बाद में कोई गाड़ी, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो उसने अपनी सेविंग में से परचेज़ की है। और ये जो हमारे मोबाइल कार्ड होते हैं जी, ये कोई कौन सी करता है साल में कितने? नहीं, इसका बहुत आसान तरीका है। आप अपने हेल्पलाइन पे कॉल करें, उनसे कि मेरा ना सर्टिफिकेट निकाल दें 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक का कि मेरे पूरे साल में कितना मेरा टैक्स कटा है। या आप जैसे यूफोन है या मोबलिंक है उसकी वेबसाइट पे जाएं, आप अपना लॉगिन बनाएं, आप अपना मोबाइल नंबर डाल के और CNIC नंबर डाल के अपना लॉगिन बनाएं। वहाँ पे कस्टमर केयर में सहूलत मौजूद है टैक्स सर्टिफिकेट निकालने की। हाँ, वो व्हाट्सएप, आप उनको कहते हैं आप हमें व्हाट्सएप कर दें, फ़ोन पे उनको कहते हैं व्हाट्सएप कर दें, नहीं तो आप उनकी वेबसाइट जाकर डाउनलोड कर दें। पूरे साल आजकल तो लोग ज़्यादातर यूफोन का सुपर कार्ड या सुपर कार्ड ही करवा रहे हैं, 600 पे महाना पे लग रहे होते हैं उनके, और तकरीबन इस पे 800-900 रुपये का ना सालाना टैक्स बच रहा होता है। जो प्राइस बढ़ रही है वो आपकी इनकम नहीं है, आपने जो परचेज़ की है आपने उसी वैल्यू पे शो करना होता है वेल्थ स्टेटमेंट में। अगर कुछ सालों के बाद जब आप उसको बेचते हैं फिर वो जो फ़र्क आता है उसको तो देखना होता है कि वो टैक्सेबल है कि नहीं है और कितना टैक्सेबल है। अगर एक बंदा टैक्स दे रहा है, वो रिटायर्ड हो गया, अब उसकी इनकम 4 लाख से कम हो गई, हाँ जी, बंद कर देते। उसमें एक तो मैंने पहले ये था कि अगर तो पिछले 2 सालों में उसकी रिटर्न फाइल करना बनती थी तो तीसरे साल तो वो करेगा। अगर तीसरे साल में, चौथे साल में आके वो किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करा, मतलब उसके पास हो सकता है रिटायर्ड आदमी है, उसने को जो पैसे मिले हों उसने उससे कोई प्लॉट ले लिया तो उसने रिटर्न फाइल करनी है फिर अपनी, या उसने कोई सेविंग सर्टिफिकेट्स ले लिए हैं ऐसे जिसके ऊपर उसके ऊपर इनकम आना शुरू हो गई है तो फिर उसने रिटर्न फाइल करनी है अपनी। अदरवाइज़ अगर वो इसमें से किसी भी बस अगर वो खर्च करता जा रहा है और उसके बाद उसमें से कोई इनकम नहीं आ रही है
कहीं उसने सेविंग सर्टिफिकेट्स नहीं लिए हुए हैं, कोई इस तरह से कारोबार शुरू नहीं किया, अगर वो इन सारी कैटेगरीज जो मैंने बताई हैं उसमें से किसी में भी फॉल नहीं करा तो फिर उसने चौथे साल से रिटर्न फाइल नहीं करनी है। अब ये फिल किस तरह से करना है? आमतौर पे सैलरीड पर्सन्स का जो है ये इसकी फिलिंग का मेथड वेबसाइट पे जाके करना है या किस तरह से इसको? वैसे तो इसका ऑनलाइन पोर्टल मौजूद है, वहीं से आपका NTN बनता होता है, वहीं से आपकी रिटर्न फाइल होती है। NTN बनाने का तरीका अभी अब्दुलरहमान हमारे साथ हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, ये आपको NTN बनाने का तरीका बताएंगे। आप NTN अपना खुद भी बना सकते हैं बड़ी आसानी से, जिस तरह से आम हमारा Gmail का अकाउंट बन रहा होता है, इसी तरह से कुछ आपने डाटा डालना होता है और आपका NTN बन जाता है उसी टाइम ही, विदिन मिनट्स। और जहाँ तक रिटर्न फाइल करने तरीका है वो अगर आप खुद कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारी सिर्फ सैलरी है उस पर इतना टैक्स कटा हुआ है तो आप खुद से उसमें डालें तो आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस हैं तो फिर आप किसी कंसल्टेंट के पास चले जाएं। और कंसल्टेंट की फीस किस तरह काउंट होती है? वो उसका कोई तरीका नहीं है, वो तो हर एक कंसल्टेंट अपने हिसाब से ले रहा होता है। नहीं, कोई तरीकाकार नहीं है उसमें, लेकिन ये कि किसी के का कोई काम बहुत थोड़ा होता है, किसी की सिर्फ सैलरी आ रही है, टैक्स भी कटा हुआ है, तो ये फिर हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। नहीं, अभी हमारा मकसद अब ये है कि सैलरीड पर्सन्स के जो टैक्स के हवाला से आमतौर पे ये कहा जाता है कि इनकी जो टैक्स रिटर्न है सैलरीड पर्सन जी एज कम्पेयर टू अदर पर्सन्स ये थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट नहीं है लेकिन ईजी आप कह सकते हैं, हाँ, क्योंकि उसमें मतलब मेरी जिस तरह की एक दोस्त से बात हुई थी कि उसमें इस तरह की कैपेसिटी होती है कि हर चीज़ को माइक्रो लेवल पे शो ना किया जाए बल्कि उसको मैक्रो लेवल पर ही आप शो कर देते हैं कि मतलब ओवरऑल इन द स्टार्ट कि ओवरऑल जो है इसकी असासे जो है, हाँ जी, मतलब मकान है उसमें फर्ज करें मकान है, गाड़ी है, तो वो एक मिसलीनियस ही एक अमाउंट जो है वो सैलरीड पर्सन जो है वो शो कर देता है कि इतनी मेरी सैलरी है और इतना बाकी। वो तो जितना अच्छी डिटेल में जाएंगे अपनी रिटर्न बनाते वक्त उतना ही आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा, लेकिन आप जितनी माइक्रो लेवल पे जैसे आप कह रहे हैं कि जितने कम डिटेल देंगे और थोड़ा शो करेंगे, या मतलब थोड़े से मुराद है कि आपने उसके पास कहते हैं मेरे पास मेरे साल के 10 लाख के खर्चे हैं तो आप एक ही हेड के अंदर 10 लाख पर्सनल एक्सपेंसेस की मद में लिख के फारिग करते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप अलग अलग बताएं कि मेरे इलेक्ट्रिसिटी में कितने खर्चे हैं, उसने पूरा ना फॉर्मेट बनाया हुआ है, हर एक्सपेंस को बाइफरकेट किया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी, व्हीकल मेंटेनेंस, गैस, वाटर, टेलीफोन, कोई गैदरिंग्स हैं पूरे साल की, एजुकेशनल, मेडिकल, अगर आप हर खर्चे को अलग अलग तय आप पूरे साल के अपने बिल मेंटेन रखेंगे, जितना डाटा आप जितनी अच्छी डिटेल में उसको देंगे उतना ही आपके लिए कल को फ़ायदा है। ठीक है, नहीं क्या फायदा होगा? मतलब 10 लाख मेरे एक्सपेंडिचर्स थे, मैंने 10 लाख शो कर दी, वो बेशक मैं एक ही बॉक्स में डाल दूं या 10 बॉक्सेस में डाल दूं, एक्सपेंडिचर्स तो एक्सपेंडिचर्स ही है ना। हाँ जी, 10 लाख में डाल के तो उसमें मुझे क्या फायदा होगा? मतलब कोई आए तो सिंपल आदमी, इसकी कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस नहीं है, लेकिन एक बिजनेसमैन है या कल को किसी का ऑडिट, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगा हुआ होगा, उसका बिल आ रहा है। वो यही कहते हैं कि ये सारी रिटर्न्स उन लोगों के लिए जो बिजनेसमैन है उनके लिए फायदेमंद है कि आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी शो कराएं अपने मोबाइल फोन से और अपने फ्यूल्स के, ये चीज़ अलग शो कराएं तो उनको फायदा होता है, क्योंकि उनकी जब बल्क के हिसाब से पैसे आते हैं उनके अकाउंट्स में तो उसी के हिसाब से वो निकल जाते हैं। हमारी तो एक सैलरी बंदी छोटी सैलरी है, 50,000 आई है, हमने उसको तोड़ जोड़ करके कहीं भी करना है, लेकिन हम है ही नहीं, तो वो हमसे वो यही कहते हैं कि जी आप लोग जो लोग आपको ये कह रहे हैं ना कि जी हम आपकी बहुत अच्छी रिटर्न्स भर रहे हैं, तो वो रिटर्न्स आपकी अच्छी बनाने के ऊपर पैसे चार्ज करने से हमारे अभी भाई ने बात की, फिर कोई 5,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है और वो तोड़ छोड़ के कर रहा है, कहता है 10,000 आपका एक 10 लाख रुपए आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, आपने 10 लाख कर दिए, खत्म करना। हाँ, बिजनेसमैन वाले अगर वो उसको अलग-अलग बॉक्सेस के अंदर शो कराता है तो उसको इस वजह से फायदा है कि कभी वो अप कर देगा कभी डाउन कर देगा, ताकि उसकी पैसे जो ब्लैक मनी है वो वाइट मनी और वाइट मनी को ब्लैक मनी कर सके। जो सैलरी पर्सन है उसकी तो बनी चुनी बात है, मैं तो उसको एक ही बॉक्स में डालूंगा, बात खत्म हो। वो हमें क्या जरूरत है, आप कह रहे हैं कि सही हो रहा है लेकिन उसमें सही नहीं है, उसको तो जरूरत ही नहीं है। वो उसके ऊपर क्या कहते हैं कि बहुत सारे हमारे रिटर्न्स बनने वाले, कहते हैं अच्छा जी
आप ये लें, आप ये लें, आप ये लें। उसके अंदर हमारे क्लाइंट्स होते हैं, वो भी परेशान होते हैं, इतना मुश्किल काम है। मैं सारे बिल भी संभाल के रखूँ, मैं अपनी सारी ग्रोसरी के बिल संभाल के रखूँ, मैं सारे मेडिकल के संभाल के रखूँ, और वो फिर कहते हैं देखिए मैंने इतना सारा काम किया है, देन आप मुझे पे करें 25,000 रुपये। और दूसरा वाला है वो कहता है कितने जी, मेरे भी टोटल सैलरी में उससे 50,000 है, अच्छा आप 40,000 रुपया आप खर्च करते हैं, 10,000 रुपया सेव हो गया, ठीक है आप मुझे 1,000 रुपये दे दो। वो इस वजह से रिटर्न भरने वाले अपना जो है ना काम को चमकाने के लिए वो आपको चक्कर में फंसाते हैं, और चक्कर में फंसाने के बाद वो आप कर सकते हैं। लेकिन आपकी बात जो है ना वो आप जो बता रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन जो फार्म है ना फॉर्म वो सैलरी के लिए फार्म है। हर ऑप्शन मैं आपको हर ऑप्शन है वो ऑप्शनल ही है। जो भरने वाली है एक से भी आपका काम चल जाएगा, तो हमें क्या होगा, हम 10 चीजें को भरते फिरेंगे। हमें तो 10 चीजें उस वक्त भरनी चाहिए ना जब हमने कोई अपना शो साइड बिजनेस शो कराया हुआ है, मेरा दुकान है, मेरी अकेडमी है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे कर रहा हूँ, मेरे वहाँ से भी पैसे आ रहे हैं, जो ब्लैक मनी है उसको मैं वाइट मनी करना चाहता हूँ, देन मैं ये काम करूँ, अदरवाइज तो मेरे को जरूरत ही नहीं। देखिए उसके अंदर फार्म के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ फिगर्स ऐसी हैं कि जिसका वो रिकॉर्ड मांगेगा, कुछ फिगर्स ऐसी हैं जिसका वो रिकॉर्ड नहीं मांगेगा। जो पर्सनल एक्सपेंसेस की शीट है, कौन बंदा अपने ग्रोसरी के बिल रखता है, तो वो उसका रिकॉर्ड नहीं मांगेगा, वो तो ज़ाहिरी सी बात है। अच्छा दूसरी बात जो है कि जो सैलरी बंदे का फार्म है, जो अलहदा से फार्म है, उसके अंदर उसने जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसके अंदर एक्सपेंसेस की शीट बनाई हुई है पूरी, वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन भी पूरी है, लेकिन वेल्थ के अंदर कहता है कि ओपनिंग फिगर लिखो, एंडिंग फिगर लिखो, लेकिन ओपनिंग या एंडिंग आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए बैक एंड पे आपने भी वर्किंग की होगी ना, कि मैंने असासे मेरे शुरू में पिछले साल में इतने थे, इस साल मैंने इतना कमाया, उससे इतने असासे मैंने बनाए या मैंने एक्सपेंसेस में खर्च कर दिए कोई लिए, तो कैलकुलेट हो के वो जमा नफ़ी तो हो रहा है ना। वो जमा नफ़ी हो रहा है। बात सीधी सी है कि सैलरी पर्सन से कोई भी नहीं पूछेगा कि जी कितने किया क्या किया, आपकी बनी चुकी है, आपकी स्टेटमेंट्स पे आ गई है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स आ गई हैं। बैंक स्टेटमेंट 2 अकाउंट है मेरे, एक मेरा अकाउंट सैलरी का है, दूसरा अकाउंट है, मैंने दोनों की फीड्स कर दी। फिर उसके ऊपर से मेरे टोटल कितने कि फिर फर्स्ट मेरे टोटल एक्सपेंस 6 लाख रुपये मेरी इनकम आई है, 4.5 लाख रुपये डेफिनेटली मैंने खर्च कर ही दिया, 1.5 लाख रुपये मेरे पास बचा हुआ उसको मुझे डिटेल में जाने की मैं बिलिंग में डालूँ और बिल शो कराऊँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी का शो कराऊँ, मैं उसका शो कराऊँ, फूल का शो कराऊँ, उसके अंदर हमें जाने के वो भी सिर्फ मार्केट वैल्यू को बढ़ाने के लिए और अपनी रिटर्न्स के पैसे चार्ज बढ़ाने के लिए। आपको पता नहीं किसने कह दिया कि ये कोई जो होता है ना, जिस बंदे का काम होता है ना, अब जो बिजनेसमैन से चार्ज करते हुए 10,000, 15,000, 20,000 वो बंदा अच्छा भी लगता है, एक बंदे का काम ही थोड़ा सा है, तो बेशक